हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। एक ऐसा देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इतनी बुरी तरह से तबाह हो चुका था कि उसकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होने लगी थी। समय ऐसा आ चुका था कि यहाँ पर रहने वाले लोग भूखे मरने लगे। इसके अलावा अगर आज के टाइम की भी बात की जाए तो यहाँ पर आए दिन सुनामी और भूकंप आते ही रहते हैं। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन के बाद भी आज जापान को हम सभी लोग एक डेवलप्ड, रिच और टेक्नोलॉजिकल एडवांस नेशन के रूप में जानते हैं। आखिर ऐसी क्या टेक्निक या ऐसी क्या ट्रिक्स है जिनको फॉलो करके जापान और जापानी लोग अपने आप को आज भी रिलेवेंट और रिच बनाए हुए हैं? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं वह है काकेबू टेक्निक। काकेबू एक टेक्निक है बजटिंग की, जिसकी मदद से आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति काकाबू की पूरी प्रोसेस को बड़ी ही ऑनेस्टी और रिलीजियसली फॉलो करता है तो वह हर महीने अपने मंथली एक्सपेंसेस को 35% तक कम कर सकता है। काकेबू जापानीज लैंग्वेज का ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड फाइनेंशियल लेजर। इस टेक्निक का इन्वेंशन 1904 में जापान की पहली महिला पत्रकार होनी मोटोको ने किया था। हालांकि उन्होंने इसका इन्वेंशन जापानीज हाउसवाइफ की बजटिंग में हेल्प करने के लिए किया था, लेकिन जब इसके फायदे लोगों को दिखना शुरू हुए तो लगभग सभी एज ग्रुप के प्रोफेशन के लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। आज आलम यह है कि काकाबू टेक्निक को सिर्फ जापानीज ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए अपना रहे हैं। काकाबू मेथड के अंदर आपको अपने खर्चों को 4 कैटेगरी में बांटना होता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है नीड्स, आपके ऐसे एक्सपेंसेस जिन पर खर्च किए बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, जैसे खाना, पानी, हाउस रेंट, ट्रीटमेंट एटसेट्रा। दूसरी कैटेगरी होती है वांट्स। इस कैटेगरी में हम उन एक्सपेंसेस को नोट डाउन करते हैं जिनको हम इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि वह हमारी लाइफ को लग्जरीज और एंजॉयबल बनाती हैं। हालांकि इन चीज़ों के बिना भी जीवन चल सकता है, लेकिन इन्हें खरीदने की हमारी इच्छा है। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 3 पर, जो है कल्चर। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप अपने आप को कल्चरल और सिविलाइज्ड बनाने के लिए करते हो, जैसे कि बुक्स, प्ले, म्यूजियम और फैमिली पिकनिक। अब है 4th यानी कि लास्ट कैटेगरी, इमरजेंसी एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपकी लाइफ में बिना बताए कभी भी आ जाते हैं और आपके पास खर्च करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, मैकेनिक एंड प्लम्बर एक्सपेंसेस एटसेट्रा। याद रखना है कि इन खर्चों को किसी डिजिटल ऐप या सॉफ्टवेयर में नोट नहीं करना है। इनके लिए आपको प्रॉपर कागज और कलम का इस्तेमाल करना है। अपने खर्चों का हिसाब किताब रखने के लिए आपको 2 नोटबुक रखनी होंगी। जो 4 कैटेगरी आपने बनाई हैं आपको बड़ी वाली नोटबुक में नोट करना है और छोटी वाली नोटबुक को हमेशा अपने पास रखना है, जिसमें आप डेली जितना भी खर्च कर रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहना है। इसी छोटी नोटबुक में नोट किए गए खर्चों को आपको बाद में 4 कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करके बड़ी वाली नोटबुक में नोट कर लेना है। अब इससे होगा यह कि आपके पास आपकी इनकम और एक्सपेंसेस का पूरा ब्यौरा आ जाएगा। अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका खर्च जरूरी जगह पर ज़्यादा हो रहा है या फिर गैर जरूरी जगहों पर। जितने भी आपके फालतू खर्च हैं उनका आप पता लगाकर उन्हें कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप काकाबू टेक्निक का एक और मेथड अपना सकते हैं जो आपको बड़ी ही आसानी से बता सकता है कि जिस चीज़ पर आप खर्च करने जा रहे हैं वह आपके लिए ज़रूरी है या फिर फिजूल खर्ची है। इसके लिए आपको करना यह होगा कि जब भी आप किसी चीज़ को खरीदने को लेकर डाउटफुल हो तो आप उसकी खरीदारी को अगले महीने के लिए टाल दें। अगर 1 महीने के बाद आपको उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है तो समझ लीजिए कि वह आपकी लाइफ का फिजूल खर्च था जिसको करने से आप बच गए। दूसरी तरफ अगर 1 महीने बाद आपको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है तो फिर आप उसे आसानी से खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड और है अपना खर्चा बचाने का। अब आप जब भी मार्केट में शॉपिंग करने जाएं तो पहले से सामान की लिस्ट बनाकर ले जाएं। इससे होगा यह कि आप उन्हीं चीज़ों को खरीदेंगे जिनकी आपको ज़रूरत है और आप इम्पल्स परचेजिंग से बच जाएंगे। दूसरा, सेल्स में शॉपिंग करने से खुद को बचाएं, क्योंकि यहाँ पर लालच और सस्ते के चक्कर में आकर हम बहुत सारी फालतू की खरीदारी कर लेते हैं। इसके साथ ही काकेबू मेथड में हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आप जितनी भी चीज़ें खरीदें उनको कैश में खरीदें, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आप डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। अब आते हैं हम जापानीज टेक्निक नंबर 2 पर, जिसका नाम है अरिगाटो मनी। दोस्तों, जापानी भाषा में अरिगा वर्ड का मीनिंग होता है थैंक यू, धन्यवाद। यह एक प्रकार की फिलॉसफी है जो बताती है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको आभारी या थैंकफुल होना चाहिए। जिस तरह हम अपने जीवन में लोगों और अनुभवों के लिए आभारी होते हैं, उसी तरह हमें हमारे फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए भी थैंकफुल होना बहुत ही ज़रूरी है।
पूरी दुनिया में जापानीज ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो जितना सम्मान और रिस्पेक्ट अपने बड़ों को देते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट वे अपने डेली यूसेज में आने वाली चीज़ों के साथ उन सभी चीज़ों को भी देते हैं जो उनके जीवन को आसान बनाती है। हैप्पी मनी के ऑथर केन होंडा कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपने भोजन के लिए थैंकफुल और ऊपर वाले को अपना आभार व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने द्वारा कमाए गए, खर्च किए गए, सेव किए हुए, इन्वेस्ट किए गए और यहाँ तक कि डोनेट किए गए प्रत्येक पैसे को अरिगाटो या थैंक यू बोलना चाहिए। इससे होता यह है कि आप भी खुश रहते हैं और आपका पैसा भी। आपका और आपके पैसे का एक हैप्पीनेस वाला रिलेशनशिप बन जाता है और ये बार बार आपकी ओर अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में किसी न किसी बहाने से आ ही जाता है। नेक्स्ट, ऑथर केन होंडा अपनी बुक में जापानीज टेक्निक नंबर 3 की बात करते हैं, जिसका नाम है EQ मनी एंड IQ मनी। वे कहते हैं कि पैसा कमाने को 2 तरीकों से देखा जा सकता है। एक वह जो हमें स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता है और एक वह जो हमारे कॉन्शियस या विवेक से आता है। फंडामेंटल्स ऑफ मनी मेकिंग को 2 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है मनी IQ और दूसरा होता है मनी EQ। मनी IQ आपके मनी के साथ इंटेलिजेंट रिलेशन को दिखाता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स एक्सेट्रा के बारे में नॉलेज होना, जबकि मनी EQ आपके मनी के साथ इमोशनल रिलेशनशिप को दर्शाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने पास मौजूद मनी से खुश और सेटिस्फाइड महसूस करते हैं तो ये आपके हाई मनी IQ को दर्शाता है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप अपने मनी को लेकर लगातार चिंता में डूबे रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप लो मनी EQ वाले पर्सन हैं। इसीलिए ऑथर का मानना है कि भले ही आप चाहें कितने भी पढ़े लिखे इंटेलिजेंट व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आप अपने पैसों को लेकर ज़्यादा इमोशनल हैं और हर समय बस चिंता में ही डूबे रहते हैं, तो फिर ऐसे में आप भले ही कितने भी रिच क्यों ना हो जाएं, आपको ये अमीरी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। आपको अपने मनी को लेकर इमोशनल नहीं होना है, बल्कि इंटेलिजेंट बनना है, यानी कि मनी EQ की जगह मनी IQ वाला पर्सन बनना है। तभी आप अपने पैसे को जितना चाहें उतना ग्रो कर पाएंगे और तभी आप इन्वेस्टमेंट और पैसे कमाने के नए नए सोर्सेज ढूंढ पाएंगे। ऑथर केन होंडा अपनी लाइफ में 12,000 से भी ज़्यादा मिलियनर्स से मिल चुके हैं और उनके इंटरव्यूज़ ले चुके हैं। उन्हें इतने सारे रिच लोगों की साइकोलॉजी को देखकर एक ही बात समझ में आई कि ज़्यादातर सभी मिलियनर्स या बिलियनर्स अपने पैसों के साथ मनी IQ वाला रिलेशन रखते हैं। तभी वे अपने मनी को ग्रो करने के लिए लगातार नए नए तरीके ढूंढ पाते हैं। तभी तो अधिकतर आपने देखा होगा कि जो मनी EQ वाले व्यक्ति होते हैं वे पैसा आते ही उनसे लग्जरी और ऐशो आराम की चीज़ों को खरीदना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनी IQ वाले पर्सन्स हर सिचुएशन में एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है सबसे लास्ट यानी कि टेक्निक नंबर 4 की, और वो है मिनिमलिज्म, यानी कि कम से कम रिसोर्सेस में अच्छे से अच्छा जीवन जीना। पूरी दुनिया जहां लग्जरी और दिखावे के पीछे पागल हो रखी है, वहीं जापानीज आज के समय में सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव रखते हैं। वे मार्केट ट्रेंड्स और दिखावा से एकदम ही दूर रहते हैं और अपनी लाइफ का ज़्यादातर टाइम अपने काम पर फोकस करते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जापानीज लोग कंजूस होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे खर्च करते हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर, जितने में उनका जीवन बड़ी ही आसानी से कट सके। वे अपना ज़्यादातर पैसा नीड्स पर खर्च करते हैं, ना कि वांट्स पर, क्योंकि वांट्स में ज़्यादातर वही चीज़ें आती हैं जो कि फिजूल खर्ची हैं। जैसे अगर आपके पास एक छोटी कार है और आपकी फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो ऐसे में आपको SUV खरीदने की क्या ज़रूरत है? ना तो आपको उसकी ज़रूरत थी और ना ही उसके बिना आपका कोई काम रुक रहा था, लेकिन फिर भी आपने वह खरीद ली। अब उसका माइलेज भी कम है तो फ्यूल में भी पैसा ज़्यादा लगेगा। दूसरा, उसका मेंटेनेंस भी 4 गुना महंगा है। तो हो गई ना फालतू में फिजूल खर्ची। यही वजह है कि जापानीज लोग मिनिमलिज्म में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनसे उनका एक भी पैसा फालतू की चीज़ों में बर्बाद नहीं होता है और वह बड़ी ही आसानी से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज से ही आप भी इन जापानीज टेक्निक्स को अपनाएं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।